नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल लर्न मोड सीरीज पर। आज की क्लास में हम बात करेंगे वर्गीकरण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम एक एक करके इस वीडियो में देख लेंगे। तो चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच किंगडम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड बाय व्हिटेकर। तो व्हिटेकर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा मोनेरा। आर एच व्हिटेकर द्वारा दिए गए 5 संघीय वर्गीकरण में प्रोकैरियोटिक जीवों को संघ मोनेरा के अंतर्गत रखा गया है। वे जीव जिनमें सुविकसित केंद्रक नहीं होता यानी ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता और जिनमें कोशिकांग नहीं होते, जो अदर ऑर्गेनेल्स नहीं होते, प्रोकैरियोटिक जीव कहलाते हैं। इन जीवों की कोशिका यूकैरियोटिक जीवों की कोशिकाओं की तुलना में बहुत छोटी होती है। मोनेरा के अंतर्गत आने वाले जीव हैं जैसे कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा आदि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ प्लेस्ड इन। तो 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया है। इसका आंसर हो जाएगा प्रोटिस्टा। पांच जगत विभाजन के अंतर्गत प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। इन 5 जीव जगतों का तुलनात्मक अध्ययन इस प्रकार है। तो चलिए मित्रों, इसका तुलनात्मक अध्ययन देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मोनेरा को। जगत मोनेरा, इसके अंतर्गत हम कोशिकीय संगठन और कोशिकाओं की किस्म का अध्ययन करेंगे। गमन की क्षमता यानी लोकोमोशन किस प्रकार होता है उसको देखेंगे। पोषण देखेंगे यानी न्यूट्रिशन देखेंगे। जनन यानी कि रिप्रोडक्शन देखेंगे और सदस्य, इसके जो मेंबर्स आते हैं उनको देखेंगे। तो इसके कोशिकीय संगठन के तौर पर देखें तो ये एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर होते हैं। पूर्व केंद्रकीय, इनमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है यानी ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। प्रमुख कोशिका अंगक यानी जो अदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं यानी अब्सेंट होते हैं। तो वो अब्सेंट होते हैं। कसाव की सहायता से गमनशील यानी फ्लेजला है तो फ्लेजला की सहायता से ये गमन कर सकते हैं। पोषण के तौर पर देखें तो प्रकाश संश्लेषण या अवशोषण द्वारा और रसायन संश्लेषण द्वारा ये पोषण करते हैं। अलैंगिक विखंडनी जनन होता है इनमें और इसके सदस्य जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा जगत किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर सुकेंद्रकीय, इसमें था पूर्व केंद्रकीय लेकिन ये कैसा है, सुकेंद्र यानी ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है और समस्त कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं। इनमें गमन नहीं होता और या तो गमन होता है तो रोमाभो यानी कि सीलिया के द्वारा, कसाव यानी कि फ्लेजला की सहायता से होता है। और इनमें प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पोषण हो सकता है, परपोषण के द्वारा पोषण होता है, अवशोषण के द्वारा पोषण होता है और विसरण के साथ साथ पराषण के माध्यम से भी पोषण करते हैं यानी डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के द्वारा पोषण करते हैं। अलैंगिक व लैंगिक प्रजनन होता है। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है। इसके अंतर्गत प्रोटोजोआ आते हैं। नेक्स्ट है फंजाई जगत।
फंजाई में देखेंगे तो ये बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर होते हैं और इनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। अन्य कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं। अगर इनके लोकोमोशन को देखें तो ये गमन नहीं, इनमें आधार बेस होते हैं और ये परपोषित यानी हेटरोट्रॉफ होते हैं व कीमोसिंथेटिक यानी रसायन संश्लेषी होते हैं। अलैंगिक व लैंगिक प्रजनन पाया जाता है और इसके अंतर्गत कवक आते हैं। नेक्स्ट किंगडम है पादप। पादप बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर, ये बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं और इनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। लवक एवं अन्य कोशिकांग भी उपस्थित होते हैं। गमन नहीं, इनमें गमन नहीं होता, इनमें जड़ें होते हैं। मुख्यतः प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं यानी न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस के थ्रू करते हैं। अलैंगिक व लैंगिक जनन इनमें उपस्थित होता है और इसके अंतर्गत पादप और शैवाल आते हैं। नेक्स्ट है जगत जंतु। बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर होते हैं। ये कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, सुकेंद्रकीय होते हैं, कोशिका अंगक उपस्थित होता है, लवक कोशिका भित्ति में अनुपस्थित होता है। तो कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं लेकिन जो प्लास्टिड होते हैं वो अब्सेंट होते हैं और इनमें गमन पेशी तंतुओं द्वारा यानी मसल फाइबर्स के द्वारा होता है। पर पोषण द्वारा व रसायन पोषित यानी कीमो हेटरोट्रोफिक होते हैं और इनमें रिप्रोडक्शन मुख्यतः लैंगिक परंतु अलैंगिक जनन भी होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जंतु आएंगे। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमी इज कॉल्ड। तो वर्गीकरण की उच्चतम कोटि होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा किंगडम। वर्गीकरण की उच्चतम कोटि जगत यानी कि किंगडम होती है, जिसका अवरोही क्रम इस प्रकार है। अवरोही मतलब बढ़ते से बड़े से घटते हुए की ओर। सबसे बड़ा आएगा जगत यानी किंगडम, उसके बाद में आता है संघ यानी फाइलम, और फाइलम की जगह पर ही विभाग या डिवीजन होता है। जो संघ होता है वो हम एनिमल के क्लासिफिकेशन में यूज करते हैं यानी फाइलम को, और डिवीजन यानी कि विभाग को हम प्लांट्स के क्लासिफिकेशन में यूज करते हैं। उसके बाद में वर्ग आता है यानी क्लास, फिर गण आता है यानी कि ऑर्डर, फिर कुल आता है यानी फैमिली, उसके बाद में वंश यानी जीनस, और फिर जाति यानी स्पीशीज आती है। एक निश्चित योजना और क्रम के अनुसार जीवों को श्रेणी विन्यास की विधि को ही विभाजन कहते हैं। तो ये विभाजन की डेफिनेशन हो गई। एक निर्धारित योजना और क्रम के अनुसार जीवों के श्रेणी विन्यास की विधि को ही विभाजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइकोप्लाज्मा बिलोंग टू विच किंगडम। तो माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोनेरा। माइकोप्लाज्मा को जगत मोनेरा के अंतर्गत रखा गया है। मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक तथा एक कोश के जीवों को रखा गया, जैसे बैक्टीरिया, रिकेट्सी, माइकोप्लाज्मा, आर्कीबैक्टीरिया तथा प्रकाश संश्लेषण करने वाले बैक्टीरिया। इस क्रिया में ऑक्सीजन निकालने वाले बैक्टीरिया ऑक्सी फोटोसंश्लेषी कहलाते हैं।
एवं साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें नीले हरे शैवाल भी कहते हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर जो हम एक सेल देख रहे हैं, तो इस सेल में देखेंगे इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन कहते हैं, और इसके अंतर्गत ये संरचना पाई जा रही है जिसे सॉल्युबल प्रोटीन कहते हैं, और इसके अंतर्गत राइबोसोम पाए जाते हैं। डीएनए होता है, तो ये सर्कुलर फॉर्म में डीएनए साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ा रहता है, और सॉल्युबल आरएनए भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एनिमल्स इन विच माउथ डेवलप अपोजिट टू द ब्लास्टोपोर आर कॉल्ड। ऐसे जंतु जिनमें मुख का विकास गुदा यानी कि ब्लास्टोपोर के विपरीत होता है कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोस्टोमिया। इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोस्टोमिया। जीवों का वह समूह जिनमें एक बार ही गुदा का निर्माण होता है, भ्रूणीय अवस्था में पहले ये मुख गुहा के विकास के लिए जाने जाते हैं। यानी इन एनिमल्स में सबसे पहले मुख का विकास होता है और उसके बाद में गुदा का विकास होता है, परंतु अब इनमें ये अवस्था मुख और गुदा के अंतर परिवर्तनशील है। उदाहरण के तौर पर देखें, निमेटोड, आर्थ्रोपोड, फ्लैटवर्म, एनेलिडा, मोलस्का में प्रायः ये द्विपक्षीय समरूपता भी दर्शाता है। नेक्स्ट है ड्यूटेरोस्टोमिया। ड्यूटेरोस्टोमिया, इनमें मुख से पहले गुदा का निर्माण होता है। इनमें पहले माउथ का निर्माण हो रहा था, बाद में क्या एनस का निर्माण हो रहा था, लेकिन इसमें जो ड्यूटेरोस्टोम होते हैं इसमें पहले एनस का निर्माण होगा, उसके बाद में माउथ का निर्माण होगा। जैसे समुद्री तारामीन और क्रिनाइट्स, और इसी के साथ इनमें खोखली कशेरुका का निर्माण होता है। नेक्स्ट हेडिंग है पैराजोआ। ये पोरीफेरा और प्लाकोजोआ जीवों का समूह होता है। तो पैराजोआ पोरीफेरा और प्लाकोजोआ के एनिमल्स का समूह होता है जो छिद्र युक्त शरीर वाले होते हैं। इन्हें पोरस एनिमल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा। ये एक कोश के जीव होते हैं, जैसे कवक, अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम और स्लाइम मोल्ड्स। इनमें प्रकाश संश्लेषण और अवशोषण की क्षमता होती है। परासरण अथवा विसरण विधि द्वारा ये उत्सर्जन भी करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई। तो शब्द बायोलॉजी किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इसका आंसर है लैमार्क। शब्द बायोलॉजी लैमार्क और ट्रेविरेनस द्वारा 1802 में प्रस्तुत किया गया था। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीव कोशिकाओं और उनकी गतिविधि का अध्ययन किया जाता है। अरस्तु को बायोलॉजी का पिता कहते हैं। जो अरस्तु हैं उनको बायोलॉजी का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हर्बीवोरस सी मैमल्स बिलोंग टू ऑर्डर। तो ऐसे हर्बीवोर सी मैमल किस ऑर्डर से संबंधित हैं? यानी शाकाहारी समुद्री स्तनधारी गण से संबंधित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सिरेनिया। तो हर्बीवोर सी मैमल्स सिरेनिया से संबंधित हैं। समुद्र में पाए जाने वाले ऐसे
मैमल्स जो हर्बीवोर्स हैं वह श्रेणियां से संबंधित हैं। अब इनको हम एक एक करके देख लेते हैं। गण श्रेणियां, सामान्य नाम इनका होता है डगोंग्स। डगोंग्स शाकाहारी स्तनधारी होते हैं। जो श्रेणियां से संबंधित जो मैमल्स आते हैं वो डगोंग्स है, और ये एक शाकाहारी स्तनधारी होते हैं। मजबूत शरीर के साथ साथ इनके छोटे बाल वाली चमड़ी होती है, यानी इनका शरीर तो मजबूत होता ही है, साथ साथ इनके शरीर पर बालों वाली चमड़ी पाई जाती है। इनमें 2 नथुने होते हैं, फ्लीपर भी होते हैं, क्षैतिज छोटी पूंछ भी होती है। अगला देखते हैं सिटेसिया। सिटेसिया ऑर्डर में समानता व्हेल और डॉल्फिन आते हैं। तो समुद्र में पाए जाने वाले ऐसे मैमल जो सिरेटिया के अंतर्गत आते हैं तो वो कौन है? व्हेल है और डॉल्फिन है। ये सबसे विशालकाय स्तनधारियों की श्रेणी में आते हैं। सबसे विशालकाय, प्रायः शरीर पर मोटी त्वचा होती है, बाल नहीं पाए जाते। तो इनमें बाल पाए जाते थे और इनमें बाल नहीं पाए जाते। इनमें कोई सीबीसीएस ग्रंथि नहीं होती, कोई सीबीसीएस ग्रंथि नहीं होती। 2 से 9% 2 to 9% ज़्यादा मायोग्लोबिन इनकी मांसपेशियों के ऊतक में पाया जाता है। तो जो इनकी मसल्स होती हैं इनमें मायोग्लोबिन ज़्यादा पाया जाता है, 2 से लेकर 9% अधिक। इनमें यूट्रस साइकिल देखने को मिलती है, एस्ट्रस साइकिल देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है? फोलिडोटा। जो फोलिडोटा है, ऑर्डर फोलिडोटा, समानता मैनेस और पैंगोलिन। मैनेस और पैंगोलिन इसमें आते हैं। ये भी स्तनधारी होते हैं। इनके शरीर पर केराटिन के बने सल्कनुमा संरचना होती हैं। ये दंत रहित स्केली यूथेरियन स्तनधारी हैं। कैसे हैं? दंत रहित, इनमें दांत नहीं होते हैं, स्केली यूथेरियन स्तनधारी हैं। इनमें देखने की क्षमता कम विकसित होती है। नेक्स्ट है गण आर्टियोडेक्टाइला। समानता इनमें कुछ उंगलीदार या खुरदार जीव आते हैं। आर्टियोडेक्टाइला में कुछ उंगलीदार और खुरदार जीव आते हैं, जैसे भेड़, दरियाई घोड़ा, गाय, भैंस, सूअर, बकरी, ऊंट, हिरन आदि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटेरोस्पोंजिया बिलोंग टू द सब क्लास। प्रोटोस्पोंजिया किस उपवर्ग का प्राणी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोएनोफ्लैजिलेटा। कोएनोफ्लैजिलेटा का ये प्राणी है। प्रोटेरोस्पोंजिया कोएनोफ्लैजिलेटा समूह का जंतु है। यह एक स्वतंत्र एक कोशिकीय, कैसा? एक कोशिकीय समूह वाला जंतु है। ये स्वतंत्र भी होता है, एक कोशिकीय का होता है और समूह में रहने वाला जंतु है। ये यूकैरियोट के सबसे करीब माना जाता है, यानी यूकैरियोटिक एनिमल्स के सबसे करीब माना जाता है। यह एक योजक कड़ी यानी कनेक्टिंग लिंक है। प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच कनेक्टिंग लिंक का कार्य करता है। इनकी कोशिकाएं जेली लाइक मैट्रिक्स दर्शाती हैं। तो प्रोटेरोस्पोंजिया इसके वर्ड में ही निकला है, प्रोटेरो यानी प्रोटोजोआ और स्पोंजिया मतलब पोरीफेरा से संबंधित है। इसके स्ट्रक्चर को देख लेंगे तो इसमें कॉलर पाया जाता है और यहाँ पर एक लंबा सा फ्लैजनम निकला हुआ होता है और इसकी जो सेल्स होती हैं यानी फैगोसाइटोसिस ऑफ फूड पार्टिकल, ये फैगोसाइटोसिस ऑफ फूड पार्टिकल पाए जाते हैं और ये
कोइनोसाइट्स होती हैं। नेक्स्ट है अमीबोसाइट्स सेल्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट है द कॉमन यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर। क्लासिफिकेशन की कॉमन यूनिट क्या है? समान वर्गीकरण की इकाई का सही क्रम व्यवस्थित करिए। तो चलिए इसको देख लेते हैं। वर्गीकरण की समान इकाइयों का आरोही क्रम में सही क्रम है। आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले आती है प्रजाति यानी कि स्पीसीज। उसके बाद में आती है जाति यानी कि जीनस। और इससे बड़ा आता है फिर कुल। और कुल के बाद में आता है गण यानी कि ऑर्डर। और फिर आती है वैरायटी। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है और ये बढ़ती हुई यूनिट बाद में आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द ग्रुप इन द फॉलोइंग हैविंग ऑल एनिमल्स बिलोंग टू द सेम क्लास। निम्नलिखित में से उस समूह को पहचानिए जिनमें जानवर एक ही वर्ग में आते हों। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसका ऑप्शन भी सही होगा। ग्लोवर्म, जो ग्लोवर्म होता है, और रेशम कीट, घरेलू मक्खी और खटमल आदि आर्थ्रोपोडा जंतु हैं। यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ग्लोवर्म एक आर्थ्रोपोड है, रेशम कीट एक आर्थ्रोपोड है, घरेलू मक्खी आर्थ्रोपोड है, खटमल एक आर्थ्रोपोड है। विकल्प के अनुसार अन्य जाति अलग अलग फाइलम को दर्शाती हैं। मछली आर्थ्रोपोडा ये अलग है। इकानोडर्मेटा और सिलेंट्रेटा आर्थ्रोपोडा और एनिमिलिया आदि। नेक्स्ट देखते हैं। इन द हिस्ट्री ऑफ एनिमल साइंस द पर्सन who for the first time recognized the importance of the fossil as evidence of the evolution। तो पशु विज्ञान के इतिहास में वह व्यक्ति जिसने पहली बार जीवाश्मों के महत्व को विकास की दृष्टि से पहचाना। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉर्ज क्यूवियर 1769 to 1832। पशु विज्ञान के इतिहास में जॉर्ज क्यूवियर ने पहली बार जीवाश्मों के महत्व को विकसित या विकास की दृष्टि से पहचाना। तो जीवाश्मों के महत्व को विकास की दृष्टि से पहचाना गया। जीवाश्म विज्ञान यानी पैलेंटोलॉजी भूगर्भिक अतीत के जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो भूगर्भिक अतीत के जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें हम अतीत के बारे में जो भी जानकारी थी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें चट्टानों में संग्रहित सूक्ष्म आकार के पौधे और जानवरों के जीवाश्मों का विश्लेषण शामिल है। जॉर्ज क्यूवियर को जीवाश्म विज्ञान का संस्थापक या पिता भी कहा जाता है। तो पैलेंटोलॉजी के पिता के तौर पर क्यूवियर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स। तो निम्न में से लैटिन वर्ड से कौन ड्राइव किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। पोरीफेरा, एनिलिडा, मोलस्का। ध्यान रखना पोरीफेरा, एनिलिडा और मोलस्का ये तीनों लैटिन शब्दों से ही ड्राइव किए गए हैं। पोरीफेरा, एनिलिडा, मोलस्का शब्द लैटिन भाषा से लिए गए हैं। एनिलिडा शब्द ग्रीक लैटिन भाषा के दो शब्दों जैसे कि एनिलस यानी लिटिल, रिंग यानी कि सूक्ष्म वलय और एडोस यानी कि फॉर्म
धारण करना होता है। एडोस मीन्स फॉर्म यानी धारण करना होता है। खंडित शरीर युक्त जीव कहलाते हैं। 1843 में आधुनिक लैटिन भाषा के आधार पर वेरिंग पोर्स अर्थात छिद्र युक्त जीव मोलस्का को लैटिन भाषा के आधार पर थिन सेल्ड पतले कवच खोल वाले प्राणी कहलाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो वेरिंग पोर्स होते हैं यानी छिद्र युक्त जीव होते हैं उसके अंतर्गत भी एनिमल आते हैं। जीव मोलस्का को लैटिन भाषा के आधा शब्द थिन सेल्ड पतले कवच खोल वाले प्राणी कहलाते हैं और इनका शरीर क्या है, मोलेस यानी कि सॉफ्ट मुलायम होता है। तो ये सब लैटिन शब्दों से आए हुए शब्द हैं। नेक्स्ट देखते हैं एप्लाइसिया बिलोंग टू द क्लास। एप्लाइसिया किस क्लास से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गैस्ट्रोपोडा। एप्लाइसिया गैस्ट्रोपोडा से संबंधित है। यहाँ पर जंतु दिए हुए हैं और संबंधित वर्ग दिए हुए हैं, तो चलो ये देख लेते हैं। एप्लाइसिया गैस्ट्रोपोडा क्लास से संबंधित है यानी वर्ग से संबंधित है। वहीं ऑक्टोपस सिफेलोपोडा क्लास से संबंधित है। यूनियो बाइवल्वियस से संबंधित है। काइटान जो है वो एम्फीन्यूरा या पॉलीप्लेकोफोरा से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज पब्लिश्ड इन। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब पब्लिश की गई यानी प्रजातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक प्रकाशित हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1859। प्रजातियों की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक डार्विन द्वारा 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुई। लैमार्क द्वारा सन 504 से 433 ईसा पूर्व में फिलॉसफी जूलॉजिक लैमार्क द्वारा एक पुस्तक प्रकाशित की गई। फिलॉसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक का प्रकाशन 504 से 433 ईसा पूर्व में किया गया था। अल्फ्रेड रसेल वेलेस डार्विन के सिद्धांत के सहयोगी रहे। उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक का प्रकाशन किया। ह्यूगो डिवरीज को उत्परिवर्तनवाद का यानी म्यूटेशन का प्रतिपादक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है द वर्ड स्पीसीज वाज क्वाइंड बाय। इसका आंसर हो जाएगा जॉनरे। तो जॉनरे इसका आंसर हो जाएगा। स्पीसीज शब्द का चयन सर्वप्रथम जॉनरे द्वारा किया गया। कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति यानी बायनोमियल नोमेनक्लेचर को प्रतिपादित किया। जॉन हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा। हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम टू एक्सहिबिट बाइलेटरल सिमेट्री इज। तो द्विपार्श्वीय सममिति दिखाने वाला प्राणी जगत का पहला संघ है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थेज इसका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेज द्विपार्श्वीय सममिति यानी बाइलेटरल सिमेट्री दिखाने वाला प्राणी जगत का पहला संघ है। प्लेटीहेल्मिन्थेज ध्यान रखने योग्य
बात है। इसमें जंतु अक्ष से 2 भागों में विभाजित हो जाता है तथा शरीर का संगठन अंग स्तर का पाया जाता है, यानी ऑर्गन ग्रेड लेवल का शरीर का संगठन पाया जाता है। इसमें गुहा नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज। वर्गीकी का पिता यानी वर्गीकी के पिता किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लिनियस। वर्गीकी के पिता यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोल और लिनियस हैं। अरस्तु को जीव विज्ञान व जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। वेंथम व होकर ने प्राकृतिक पद्धति के वर्गीकरण को दिया था। शब्द वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी डी कैंडोली के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब क्लासेस ऑफ रेप्टाइल्स द स्कल हैज ए सॉलिड रूफ। सरीसृप के निम्न में से किस उपवर्ग के कपाल की छत अविच्छिन्न होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनप्सिडा। तो सरीसृप के निम्न में से किस उपवर्ग के कपाल की छत अविच्छिन्न होती है? तो है अनप्सिडा। सरीसृप के अनप्सिडा उपवर्ग के कपाल की छत अविच्छिन्न यानी सॉलिड रूफ होती है। अनप्सिडा एक प्रकार की खोपड़ी है। अनप्सिडा एक प्रकार की खोपड़ी है जिसमें खोपड़ी में एक से अधिक खोपड़ी के छिद्र की कमी होती है। जिसमें खोपड़ी के एक से अधिक खोपड़ी के छेद की कमी होती है। जो टेम्पल के पास फेनेस्टा होती है। टेम्पल के पास फेनेस्टा होती है। इस प्रकार की खोपड़ी बहुत ही आदिम यानी प्रिमिटिव होती है और सरीसृपों के उपवर्ग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच इज ट्रू। विच इज ट्रू सत्य क्या है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। सरीसृप पक्षी एवं स्तनी सरीसृप यानी रेप्टाइल्स, पक्षी यानी कि अवीज एंड स्तनधारी यानी मैमल्स एमनियोटा कहलाते हैं। तो ध्यान रखना रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स क्या कहलाते हैं? एमनियोटा कहलाते हैं। जिसे आप आर से रेप्टाइल्स, ए से एवीज और स्तनी से मैमल यानी राम से याद कर सकते हैं। तो राम एमनियोटा कहलाते हैं तथा मत्स्य यानी कि पिसीज उभयचर यानी एम्फीबियंस को एन एमनियोटा कहते हैं। तो जो पिसीज होते हैं और एम्फीबियंस होते हैं ये एन एमनियोटा कहलाते हैं। इन सभी के भ्रूणीय ऊतकों में एमनियोन नामक संरचना पाई जाती है और जो कि भ्रूण की रक्षा कवच वाली भित्ति बनाने का कार्य करती है। ये जलरोधी आवरण बनाने के साथ साथ वायुवीय श्वसन में भी सहायक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेरीपेटस बिलोंग टू द क्लास। तो पेरीपेटस किस वर्ग में आता है? इसका आंसर हो जाएगा ओनिकोफोरा। ओनिकोफोरा के अंतर्गत पेरीपेटस आता है। पेरीपेटस ओनिकोफोरा वर्ग के अंतर्गत आता है। यह एनिलिडा व आर्थ्रोपोडा के बीच की संयोजक कड़ी है। एनिलिडा और
आर्थ्रोपोडा के बीच की संयोजक कड़ी है। ये सूड़ा जैसा यानी ये सूड़ा कहते हैं, सूड़ा की सूड़ी, सूड़ा यानी कैटरपिलर लाइक निम्न वर्गीय आर्थ्रोपोड जंतु है। आर्थ्रोपोडा की भांति इसमें पंजे युक्त यानी क्लॉज, समखंडीय जोड़ीदार पाद पाए जाते हैं, क्लॉ पाए जाते हैं, जोड़ीदार पाद पाए जाते हैं। सिर पर 2 एंटीना पाए जाते हैं और श्वसन के लिए वायु नालें यानी ट्रेकिया भी होती है। साथ ही इसमें एनिलिडा की भांति जो करेक्टर होते हैं वो कोमल त्वचा, पद छोटी छोटी गुलिकाएं यानी ट्यूबरिकल्स पाई जाती हैं और लचीली उपचर्म यानी क्यूटिकल पाई जाती है। सरल नेत्र तथा उत्सर्जन के लिए उत्सर्गिकाएं होती हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि एनिलिडा से ही आर्थ्रोपोडा का उद्विकास हुआ है यानी एवोल्यूशन हुआ है। तो यहाँ पर कैटरपिलर की स्ट्रक्चर दिखाई गई है, इसको देख लेते हैं। तो इसमें हम इसके आगे की तरफ इसके सर के ऊपर देखेंगे तो रिंग्ड प्री एंटनी पाई जाती हैं, आई पाई जाती हैं और ये इसका हेड है। सिलेंड्रिकल बॉडी, इसकी जो बॉडी होती है सिलेंड्रिकल होती है। ट्यूबरिकल्स पाई जाती हैं, ये क्या है ट्यूबरिकल्स, जो रिंग होती हैं वो ट्यूबरिकल्स पाई जाती हैं और इसमें पीछे की तरफ एनस होता है। और ये क्या है, ये टर्मिनल फूट यानी जो फूट पाए जाते हैं तो इसके जो एपेक्स पर पाया जाता है उसे टर्मिनल फूट कहते हैं। और ये क्या है, ट्रंक अपेंडेजेज यानी ये पार्ट ट्रंक वाला है, तो इसमें जो पैर पाए जाते हैं उसको ट्रंक अपेंडेजेज कहते हैं। और इसके प्रत्येक फुट में 2 क्लॉज पाए जाते हैं, इस टाइप से ये 2 क्लॉज पाए जाते हैं। और यहाँ पर हम इसके हेड पर माउथ देखते हैं, ओरल पेपिला भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिम्बलेस एम्फीबियंस आर प्लेस्ड इन ऑर्डर। पाद विहीन एम्फीबिया प्राणी किस ऑर्डर में रखे गए हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जिम्नोफियोना। तो जो जिम्नोफियोना है इसमें पाद विहीन एम्फीबिया को रखा गया है। पाद विहीन एम्फीबिया प्राणी जिम्नोफियोना ऑर्डर में रखे गए हैं। किस में रखे गए हैं? पाद विहीन एम्फीबिया जिम्नोफियोना ऑर्डर में रखे गए हैं। ए बिलो में रहने वाले पाद विहीन उभयचर यानी एम्फीबियंस होते हैं। शरीर लंबा होता है, लॉन्ग होता है, संकरा होता है, नैरो होता है, देखने के लिए केंचुए जैसा होता है, यानी कैसा मालूम चलता है, केंचुए की तरह दिखाई देता है। पादों में मेखलाएं नहीं पाई जाती, इनके जो फुट होते हैं इनमें मेखलाएं नहीं पाई जाती हैं। इनमें पूंछ छोटी या अनुपस्थित होती है। नर में शरीर के पश्च छोर पर अवस्कर द्वार से बाहर निकलने वाला मैथुन अंग होता है। इसका जो नर होता है तो नर के शरीर में पश्च छोर पर पोस्टेरियर एंड पर अवस्कर द्वार से बाहर निकलने वाला मैथुन अंग होता है, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इक्थियोफिश, इसके अंतर्गत जो आता है वो इक्थियोफिश आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमनियोट्स डू नॉट इंक्लूड। तो एमनियोट्स डू नॉट इंक्लूड, तो एमनियोट्स में शामिल नहीं है। तो एमनियोट्स में कौन शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा एम्फीबिया। एम्फीबिया एमनियोट्स में शामिल नहीं है, बल्कि बाकी जो है रेप्टाइल्स, वर्ड्स यानी कि एवेज और मैमल यानी राम से याद करना, जो एमनियोट्स में आते हैं।
एमनियोट्स में मछलियाँ और एम्फीबियन शामिल नहीं हैं, क्योंकि अनुकूलन के आधार पर ये दोनों शरीर के अंदर अंडे जनन करते हैं, क्योंकि ये अंडज प्राणियों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट इन द एनिमल ऑफ क्लास। किस वर्ग के जंतुओं में आहार नाल अनुपस्थित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्टोडा। सिस्टोडा को सामान्य भाषा में टैप बॉर्म, यानी क्योंकि ये टैप की तरह दिखाई देता है, चपटा होता है, लंबा होता है। ये परजीवी होते हैं, यानी पैरासिटिक होते हैं। इस पर सीलिया नहीं पाए जाते। तंत्रिका तंत्र, शरीर खंडित व पाचन अनुपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हॉर्न टोड बिलोंग टू द क्लास। सींग वाला मेंढक इनमें से किस वर्ग से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा रेप्टिलिया। सींग वाला मेंढक एक छिपकली होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, मेंढक आ जाए तो कहीं यदि मेंढक वर्ड आ जाए तो एम्फीबिया नहीं लगाना है, रेप्टिलिया लगाना, क्योंकि ये सींग वाला मेंढक है और बिल्कुल छिपकली की तरह दिखाई देता है, जिसे फ्राइनोसोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्राइनोसोमा। ये सरीसृप वर्ग से संबंधित है। ये मुख्यतः अमेरिका में पाया जाता है और मैक्सिको में पाया जाता है। इसके मस्तिष्क पर दो सींग जैसी आकृति उभरी हुई प्रतीत होती हैं। ये एगुएनिडा परिवार का जीव है। इनमें वर्ग के समान स्केल पाए जाते हैं। इनका वैज्ञानिक नाम फ्राइनोसोमा होता है। ये मुख्य रूप से कीटभक्षी होते हैं, यानी कीटों को खाते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज एब्सेंट इन आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है। तो आर्की बैक्टीरिया में क्या उपस्थित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेप्टाइडोग्लाइकॉन। पेप्टाइडोग्लाइकॉन या पेप्टाइडोग्लाइकन बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक तत्व है। जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी कोशिका भित्ति का संरचनात्मक तत्व है। एक कोशिका की संरचना को बनाए रखता है और स्फीति दाब 25 वायुमंडलीय दाब तक बनाए रखता है। ये पूरी तरह से कोशिका द्रव्य झिल्ली यानी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से घिरा होता है। कोशिका द्रव्य झिल्ली यानी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से घिरा होता है। ये प्रायः कुछ बैक्टीरिया जैसे कि माइकोप्लाज्मा, आर्कीबैक्टीरिया, प्लांक्टोमाइसीज, रिकेट्सिया और क्लेमाइडी में अनुपस्थित होता है। फिर से देखते हैं। ये प्रायः कुछ बैक्टीरिया जैसे माइकोप्लाज्मा उसमें नहीं पाया जाता है, आर्कीबैक्टीरिया, प्लांक्टोमाइसीज, रिकेट्सिया और क्लेमाइडी में अनुपस्थित होता है। यहाँ पर आर्कीबैक्टीरिया की एक स्ट्रक्चर बनी है, इसको देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे तो इसमें साइटोप्लाज्म दिखाया गया है। ये जो इसके बीच में भरा हुआ है तो ये क्या है? साइटोप्लाज्म। फिर न्यूक्लियाइड डीएनए है। ये जो सर्कुलर की फॉर्म में पाया जाता है ये न्यूक्लियाइड डीएनए है और इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं। यहाँ पर हम ये देखेंगे तो ये वाली एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं और
इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे सेल वॉल कहते हैं, और सेल वॉल के भी ऊपर एक संरचना पाई जाती है, सेल वॉल के ऊपर भी एक संरचना पाई जाती है जिसे कैप्सूल कहते हैं। और ये रोम की तरह, यानी छोटे छोटे ये बाल की तरह संरचना निकली है, इन्हें प्लस कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें प्लस कहते हैं। और इनके गमन के लिए यानी लोकोमोशन के लिए एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे फ्लैजुलम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लीनियस सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। तो पौधों के वर्गीकरण की लीनियस पद्धति आधारित है। तो लीनियस पद्धति आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरल कैरेक्टर। तो जो लीनियस थे उन्होंने प्लांट्स के वर्गीकरण को करने के लिए फ्लोरल कैरेक्टर को बेस बनाया। पौधों का वर्गीकरण निम्न वैज्ञानिकों ने किया। ओसवाल्ड टिप्पो, जो ओसवाल्ड टिप्पो हैं, जो ओसवाल्ड टिप्पो थे, इन्होंने दलों को यानी दलों के आधार पर प्लांट्स का वर्गीकरण किया। जो दल पाए जाते हैं, जो फ्लावर होता है उसमें दल पाए जाते हैं, उनको आधार बनाकर प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया। वहीं थियोफ्रेस्टस ने पौधों को एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय के आधार पर क्लासिफाई किया था, तो उसमें बांटा था। वहीं आगे देखते हैं, कैरोलस लिनियस ने पौधों को पुंकेसरों की संख्या यानी जो पुंकेसर पाए जाते हैं, एंथर पाए जाते हैं, उनकी संख्या को बेस बनाया। एकलिंगी, द्विलिंगी और अंडकों की संख्या के आधार पर 24 यानी 24 भागों में विभाजित किया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। निम्न में से कौन सी वर्गीकृत श्रेणी का सही अवरोही क्रम है? तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि क्लास, ऑर्डर, डिवीजन। तो डिवीजन जो है वो पहले आना चाहिए, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। वही है फैमिली, ऑर्डर, जीनस, ऑर्डर, ये रिपीट कर रहा है, गलत है। यहाँ पर देखेंगे डिवीजन, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विभाजन वर्ग, गण, कुल, समुदाय, जाति, यानी वर्गीकरण श्रेणी अवरोही क्रम में स्थित किया गया है, जिसमें 7 प्रमुख श्रेणी निम्न है। तो सबसे पहले किंगडम आता है, फिर फाइलम आता है, फिर क्लास आता है, फिर ऑर्डर आता है, फिर फैमिली, जीनस और स्पीशीज। इसको याद करने के लिए के पी कॉफ, COF, KP कॉफ, GS, KP कॉफ, GS। तो KP कैसे किंगडम, P से फाइलम, C से क्लास, O से ऑर्डर, F से फैमिली, G से जीनस और S से स्पीशीज। इसे बहुत अच्छी तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। ट्राइब वर्गीकृत श्रेणी में कुल और गण के मध्य होता है, और श्रेणी क्लास और ऑर्डर के मध्य होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कारपेंटर एंट्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। बढ़ई चींटी निम्न में से किस गण से संबंधित है? तो बढ़ई चींटी किस गण से संबंधित है? तो चलिए इसको देख लेते हैं। बढ़ई चींटी हाइमेनोप्टेरा गण से संबंधित है। तो बढ़ई चींटी
हाइमेनोप्टेरा गण से संबंधित है। बड़े चींटी यानी कैम्पोनोड्स प्रजातियां। इसके क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। इसका फाइलम दिखाया आर्थ्रोपोडा, तो ये आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। वर्ग इंसेक्टा। क्रम, जो क्रम है कलाकक्ष। परिवार क्या है? फार्मिसिडी जनजाति, कैम्पोनेटनी। और कुल कैम्पोनोड्स। ये कीट पौधों के अंदर के भाग को खाकर अपना घर बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्यूटेरोस्टोम। तो निम्न में से कौन सा ड्यूटेरोस्टोम नहीं है? तो जो स्टारफिश है यानी कि तारामीन, इकानोडर्मेटा से संबंधित है। लिजर्ड रेप्टाइल से संबंधित है। स्नेक रेप्टाइल से संबंधित है। और हमने क्या पढ़ रखा है कि स्नेल जो है ये ड्यूटेरोस्टोम से संबंधित नहीं है। स्टारफिश, लिजर्ड और स्नेक ये ड्यूटेरोस्टोम से संबंधित होता है। घोंघा प्रोटोस्टोमिया के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? प्रोटोस्टोमिया के अंतर्गत आता है, यानी सबसे पहले इनमें मुख का विकास होता है। अतः ये ड्यूटेरोस्टोम के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि ड्यूटेरोस्टोम में सबसे पहले एनस का विकास होता है। प्रोटोस्टोमिया के अंतर्गत एनिलिडा आता है, आर्थ्रोपोडा आता है, मोलस्का आता है। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का आता है। और जबकि ड्यूटेरोस्टोमिया के अंतर्गत इकानोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा वर्ग आते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोआन रिपीट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। तो निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ पौधों और जानवरों दोनों की विशेषताओं को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स वाल्वोकेसी कुल में क्लोरोफाइट हरी शैवाल की एक पॉलीफाइलेटिक प्रजाति है। प्रोटोजोआन वॉलवॉक्स पौधों और जानवरों दोनों के बीच की संयोजक कड़ी है, यानी कनेक्टिंग लिंक है, अर्थात ये दोनों की विशेषताओं को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स, यानी वर्गीकी के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। जीव जगत के समुचित अध्ययन के लिए आवश्यक है कि विभिन्न गुण और विशेषताओं वाले जीव अलग अलग श्रेणियों में रखे जाएं। इस तरह के जंतुओं और पादपों के वर्गीकरण को वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। वर्गीकी के अंतर्गत पहचान करना यानी आइडेंटिफिकेशन होता है, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन आता है, नामकरण यानी नोमेनक्लेचर आता है। इसमें हम देखेंगे तो सबसे पहले आता है डोमेन, उसके नीचे की श्रेणी होती है किंगडम, उसके की नीचे की फाइलम, फिर आता है क्लास, फिर आता है ऑर्डर, फिर आता है फैमिली,
फिर आता है जीनस, फिर आता है स्पीसीज। नेक्स्ट देखते हैं। स्पीसीज दैट मेंटेन composition of communities is called species that maintain species that maintains composition of communities is called। तो वह प्रजाति जो समुदायों के बनावट को बनाए रखती है कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कीटोन स्पीसीज। वह प्रजाति जो समुदायों के बनावट को बनाए रखती है, यानी वह प्रजाति यानी वह स्पीसीज जो कम्युनिटीज के बनावट को बनाए रखती है, कीस्टोन प्रजाति कहलाती है। इस प्रजाति की उपस्थिति एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर जैव विकास को बनाए रखने में और एक पारिस्थितिक समुदाय की संरचना को बनाए रखने में या बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होती है। यहाँ जीवित जीव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जीवित जीव एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं और अस्तित्व में मदद करते हैं। यदि कीस्टोन प्रजातियां अनुपस्थित हों तो एक निश्चित प्रजाति की आबादी अन्य प्रजातियों पर हावी हो सकती है और इसलिए पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन पैदा कर सकता है। इस प्रजाति का आमतौर पर अपेक्षाकृत छोटा भौतिक प्रभाव होता है, लेकिन यह अपने पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए टैक्सोनॉमिक रैंक एंडिंग विद EAE देन इट रिफर टू विच स्टेटस। यदि एक वर्ग की कोटि का अंत EAE के साथ हो रहा है तो वह किस पद को उल्लेखित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्राइब। क्या हो जाएगा? ट्राइब इसका आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं इसको। यदि एक वर्ग की कीट का अंत EAE के साथ हो रहा है तो वह पद ट्राइब को उल्लेखित करता है। किसको? ट्राइब को उल्लेखित करता है। ट्राइब जीनस के ऊपर एक वर्ग की कोटि होती है। किसके ऊपर? ट्राइब जो होती है वो जीनस के ऊपर की एक वर्ग की कोटि यानी रैंक होती है, लेकिन परिवार और उपपरिवार यानी फाइलम एंड सब फाइलम के नीचे की उपकोटि होती है। इसे कभी कभी उप जनजातियों यानी सब ट्राइब्स में विभाजित किया जाता है। उदाहरणों में जनजाति एकेलाइफिया और हाइसिंथिया शामिल है। टैक्सोनॉमिक श्रेणियों का क्रम है डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, परिवार, जनजाति, जीनस, प्रजाति। अगला क्वेश्चन है ड्यूटेरोस्टोम एंड प्रोटोस्टोम एनिमल्स डिफर इन।
ड्यूटेरोस्टोम और प्रोटोस्टोम जंतु में भिन्न होता है। तो क्या भिन्न होता है? चलिए इसके आंसर पर ही चलते हैं। प्रोटोस्टोम, इनमें मुख्य हुआ पाचन तंत्र के विकास के साथ साथ फर्स्ट भ्रूणीय गैस्ट्रुलेशन से और मल द्वार बाद में बनता है। यानी इसमें माउथ का विकास सबसे पहले होता है और मल द्वार यानी एनस का विकास बाद में होता है। जैसे गोलकृमि, जो गोलकृमि होते हैं राउंड बाउम्स होते हैं, इनमें भी पहले माउथ का विकास होता है, उसके बाद में एनस का विकास होता है। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, तो जो भी गोलकृमि से शुरू होकर एनिलिडा आता है, फिर आर्थ्रोपोडा आता है, फिर मोलस्का, यहाँ तक जो एनिमल्स आते हैं वो प्रोटोस्टोम कहलाते हैं। और मोलस्का के बाद में आता है इकानोडर्मेटा। इकानोडर्मेटा से ड्यूटेरोस्टोम शुरू हो जाता है। वह ड्यूटेरोस्टोम देखते हैं तो मल द्वार यानी कि एनस का विकास ब्लास्टोपोर के निर्माण के साथ साथ होता है। जो इसमें ब्लास्टोपोर होता है, इसका निर्माण होता है, इसके साथ साथ ही एनस का निर्माण होता है भ्रूणीय विकास में, और तत्पश्चात मुख का निर्माण होता है। यानी इसका निर्माण हो जाने के बाद, एनस का निर्माण हो जाने के बाद मुख का विकास होता है। जैसे इकाइनोडर्मेट्स, जो भी इकाइनोडर्मेट्स हैं, हेमिकार्डेट और कार्डेट, इसमें ड्यूटेरोस्टोम्स होता है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ये प्रोटोस्टोम्स होते हैं। यहाँ पर जागोर दिखाया गया है। तो ये एक 8 सेल स्टेज है और इसमें स्पाइरल क्लीवेज हो रहा है। तो स्पाइरल क्लीवेज हो रहा है तो इसमें जब गैस्ट्रुलेशन होगा, जब इसमें गैस्ट्रुलेशन होगा तो आर्केंट्रॉन बनती है, आर्केंट्रॉन बनती है और इसमें एक सिलोम बनती है, मेजोडर्म, और ये मध्य वाली लेयर होती है। और ये क्या है? ये है ब्लास्टोपोर। तो ब्लास्टोपोर यानी गैस्ट्रुलेशन स्टेज में इसमें एक ब्लास्टोपोर बनता है और इसके अंदर आर्केंट्रॉन बनती है। जब आगे चल के ये क्या बन जाएगा? जो ब्लास्टोपोर होता है वो माउथ बनता है। जो ब्लास्टोपोर होता है गैस्ट्रुलेशन स्टेज में, जो ब्लास्टोपोर होता है वो माउथ का निर्माण करता है। और इसके विपरीत यानी कुछ समय बाद एनस का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें माउथ का फॉर्मेशन पहले होता है और एनस का फॉर्मेशन बाद में होता है। तो यही ब्लास्टोपोर ने यहाँ पर क्या बनाया? माउथ बना दिया। और ड्यूटेरोस्टोम में देखेंगे तो ड्यूटेरोस्टोम में इसमें रेडियल क्लीवेज हो रहा है। अभी क्या हो रहा था? प्रोटोस्टोम में स्पाइरल क्लीवेज हो रहा था और यहाँ पर रेडियल क्लीवेज हो रहा है। इसमें देखेंगे तो इसमें एक सिलोम पाई जाती है और ये मेजोडर्म है और ये डाइजेस्टिव ट्यूब है। क्या है? डाइजेस्टिव ट्यूब है। और यहाँ पर जो ब्लास्टोपोर है तो वो सबसे पहले क्या बनाएगा? एनस बनाएगा। क्या बनाएगा? पहले एनस बनाएगा, उसके बाद में माउथ बनेगा। तो पूरा खेल ब्लास्टोपोर से है। प्रोटोस्टोम में ब्लास्टोपोर माउथ का फॉर्मेशन करता है और ड्यूटेरोस्टोम में ब्लास्टोपोर एनस का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर मैचिंग दी हुई है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड के सही उत्तर दीजिए। तो चलिए इसके हम आंसर पे ही पहुंचते हैं। वैसे भी हमको मटेरियल लेना है। इसमें देखेंगे पायला। तो पायला जो है वो डॉक्टर बेनी प्रसाद इससे संबंधित हैं। फेरेटिमा जो है डॉक्टर के.एन. वहल। तो फेरेटिमा से कौन संबंधित है? डॉक्टर के.एन. वहल संबंधित है। वही है हर्डमानिया। जो हर्डमानिया है डॉक्टर S.M. डॉस।
डॉक्टर एम.एस. दास। नेक्स्ट है पॉलीमॉन। तो पॉलीमॉन है तो एस पटवर्धन, इससे संबंध पॉलीमॉन यानी एस पटवर्धन संबंधित है। नेक्स्ट है हाई एल्टीट्यूड एंटमोलॉजी। हाई एल्टीट्यूड एंटमोलॉजी एम.एस. मनी, इससे कौन संबंधित है? एम.एस. मनी। तो फिर से देख लेते हैं। पायलट से संबंधित बेनी प्रसाद हैं। फेरेटिमा से संबंधित के.एन. बहल हैं। हार्डमानिया से संबंधित एस.एम. दास हैं। पॉलीमॉन से संबंधित एस.एस. पटवर्धन है। हाई एल्टीट्यूड एंटमोलॉजी एम.एस. मनी है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग आंसर। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, विद प्लास्टिड, विदाउट प्लास्टिड। यहाँ पर ये कुछ विचार दिए गए हैं और इसमें पूछ रहा है प्रोटिस्टा आर। तो प्रोटिस्टा होते हैं, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है? बी। तो बी में क्या है? 2, 4 एंड 5। दूसरा, चौथा और पांचवा। तो दूसरा, चौथा, पांचवा देख लेते हैं। तो इसका क्या है? प्रोटिस्टा आर क्या है? मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक, विद प्लास्टिड, लेकिन यहाँ पर कुछ गलती दी हुई है। यहाँ पर प्रोटिस्टा को बहुकोषीय बता दिया, जो बिल्कुल गलत है। प्रोटिस्टा होते हैं वे यूनिसेलुलर। क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। और यूकैरियोटिक होते हैं जिसमें प्लास्टिड होता है। तो प्लास्टिड तो पाया जा सकता है। ये प्राय एक कोशिकीय होते हैं और कवक बहुकोशिकीय होते हैं। कथन के आधार पर भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द जियोलॉजिकल एज ऑफ ए रॉक इज डिटरमाइंड बाई। किसी चट्टान की भूवैज्ञानिक आयु निर्धारित की जाती है। इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हम देखें तो रेडियोमेट्रिक डेटिंग को रेडियो एक्टिव डेटिंग भी कहा जाता है। तो रेडियोमेट्रिक डेटिंग को रेडियो एक्टिव डेटिंग भी कहते हैं, डेटिंग भी कहते हैं। इस विधि में मटेरियल के साथ आइसोटोप्स का अध्ययन किया जाता है। यानी जो मटेरियल होता है उसके साथ उसके आइसोटोप का भी अध्ययन करते हैं। इस विधि का प्रयोग करते हुए चट्टानों के भूवैज्ञानिक आयु का अध्ययन किया जाता है। तो चट्टानों की आयु का पता इसी के द्वारा लगाते हैं, यानी विकिरण मिति काल निर्धारण के द्वारा। यहाँ पर स्ट्रक्चर दी गई है। तो यहाँ पर एज बताने के लिए जैसे क्या है, जीरो हाफ लाइफ्स। तो जो ये पॉइंट दिखाया है तो पेरेंट आइसोटोप, ये पेरेंट आइसोटोप होते हैं। क्या होते हैं? पेरेंट आइसोटोप। 1/2 लाइफ, तो 1/2 लाइफ में क्या होता है? 1/2 लाइफ ऐसे में डॉटर प्रोडक्ट भी आ जाते हैं। ये डॉटर प्रोडक्ट भी दिखाए जाते हैं। 2/2 लाइफ्स, 2/2 लाइफ का मतलब ये है कि जो पेरेंट आइसोटोप थे
उसको और भी कम कर दिया गया। तो एक पेरेंट ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये आइसोटोप है। इसको और भी यानी 2 हाफ कर दिया। इसमें बिल्कुल 0 हाफ लाइफ थे, तो सभी पेरेंट आइसोटोप रखे गए थे। फिर 1 हाफ लाइफ आ गया, तो इसमें क्या 1 हाफ लाइफ में क्या है, 1 हाफ लाइफ में आधे पेरेंट आइसोटोप रखे गए और आधे डॉटर प्रोडक्ट रखे गए। और 2 हाफ लाइफ में क्या है, पेरेंट आइसोटोप की संख्या और भी कम कर दी गई। आगे देखते हैं, टर्म टैक्सॉन फॉर द फर्स्ट टाइम वाज यूज्ड बाय। तो टर्म टैक्सॉन सबसे पहले यानी टैक्सॉन शब्द का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा कैंडोली डी कैंडोल के द्वारा। तो डी कैंडोल के द्वारा टैक्सॉन शब्द का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर कुछ शब्द हैं दिए हुए और उनसे संबंधित वैज्ञानिक। ये टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके द्वारा हम आने वाले एग्जाम के लिए भी नए क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं। जैसे टैक्सॉन, टैक्सॉन शब्द एडोल्फ मेयर ने 1926 में दिया था। टैक्सॉन शब्द एडोल्फ मेयर के द्वारा 1926 में दिया गया। वहीं सिस्टेमेटिक शब्द लिनियस के द्वारा 1735 में दिया गया। नेक्स्ट आता है टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी एपीडी कैंडोली के द्वारा दिया गया। एपीडी कैंडोल थे, इनके द्वारा टैक्सोनॉमी शब्द दिया गया। तो ध्यान रखना, ये टैक्सोनॉमी है और यह है टैक्सॉन एडोल्फ मेयर के द्वारा दिया गया और टैक्सोनॉमी शब्द एपीडी कैंडोल के द्वारा दिया गया। आगे देखते हैं, आगे क्या है, फाइलोजेनी। जो फाइलोजेनी शब्द है, क्या है, फाइलोजेनी है, वो लैमार्क के द्वारा दिया गया। जो लैमार्क थे, इन्होंने फाइलोजेनी शब्द को दिया था। नेक्स्ट है फाइलम शब्द क्यूवियर के द्वारा दिया गया। फाइलम शब्द क्यूवियर के द्वारा दिया गया। क्लास और आर्डर, जो क्लास और आर्डर वर्ड है, ये भी लिनियस के द्वारा दिया गया। ये लिनियस के द्वारा दिया गया। क्लास और आर्डर लिनियस के ने दिया था। फैमिली, जीनस, स्पीसीज, जॉनरे के द्वारा दिया गया। तो ध्यान रखना, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, जॉनरे ने दिया था। तो नीचे से शुरुआत करेंगे। स्पीसीज तो सबको याद होगा कि जॉनरे ने दिया। और स्पीसीज के ऊपर आता है जीनस, तो वो भी उसने दिया, यानी जॉनरे के द्वारा ही दिया गया। तो जीनस शब्द भी जॉनरे के द्वारा दिया गया। उसके बाद में आ जाता है, उसके ऊपर जो आता है वो क्या आता है, फैमिली आता है। तो फैमिली भी किसके द्वारा, जॉनरे। यानी हम नीचे से चलें, यानी लोएस्ट टर्म की तरफ से चलें ऊपर की तरफ, तो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ये तीनों शब्द जॉनरे के द्वारा दिए गए। उसके बाद में आता है ऑर्डर, फिर आता है क्लास, तो वो लिनियस ने दिए थे। और उसके ऊपर भी आता है, यानी क्लास के ऊपर आता है फाइलम, और फाइलम दिया था क्यूवियर ने। तो ऐसे हमको सभी टैक्सा यानी सभी रैंक के नाम याद हो जाएंगे कि किसने किसको दिया था। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं द्विपद नाम पद्धति के बारे में, इससे संबंधित जो क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर वाज प्रपोज्ड बाय। तो नामकरण की द्विपद प्रणाली किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? इसका आंसर हो जाएगा कार्ल लिनियस के द्वारा। नामकरण की द्विपद प्रणाली यानी बायनोमियल नोमेनक्लेचर की जो प्रणाली है, कार्ल लिनियस द्वारा प्रस्तावित की गई। लिनियस एक स्वीडिश वनस्पति शास्त्री, कहाँ के थे? स्वीडन के थे। और ये वनस्पति शास्त्री थे, प्राणी वैज्ञानी थे, टैक्सोनोमिस्ट थे
और चिकित्सक थे। द्विपद प्रणाली में उन्होंने पौधों और जीवों को वैज्ञानिक नाम दिए, जिनमें पहला नाम वंश यानी कि जीनस आता है और दूसरा नाम प्रजाति होता है। इस प्रणाली में जीवों के सभी वैज्ञानिक नाम आमतौर पर लैटिन होते हैं, यानी ये नाम जो होते हैं वो लैटिन भाषा के होते हैं और इटैलिक में लिखे जाते हैं। इटैलिक मतलब तिरछे, इस टाइप से लिखे जाते हैं। तो इनके जो नाम होते हैं वो लैटिन होते हैं, तो ध्यान रखना लिखे किस में जाते हैं, इटैलिक में, और उनके नाम होते हैं वो लैटिन होते हैं। आगे देखते हैं। इन लिपि में लिखते समय दोनों नामों में वंश के नाम का पहला अक्षर बड़ा बनता है। जो वंश यानी कि जीनस, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, जबकि प्रजाति यानी कि स्पीशीज का नाम पहला अक्षर छोटा है यानी स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बायनोमियल सिस्टम ऑफ कैरोलस लिनियस वाज डिवाइड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो कैरोलस लिनियस की द्विनाम प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन श्रेणी नहीं थी? तो कौन सी श्रेणी नहीं थी उसको पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फाइलम एंड फैमिली। फाइलम एंड फैमिली। कैरोलस लिनियस टैक्सोनॉमी के जनक हैं। कैरोलस लिनियस टैक्सोनॉमी के जनक माने जाते हैं। कैरोलस लिनियस ने प्रजातियों के नामकरण और उन्हें समूह में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया का निर्माण किया। लिनियस की मूल प्रणाली श्रेणियों में सबसे व्यापक जगत था, यानी लिनियस की मूल प्रणाली की श्रेणियों में सबसे व्यापक जगत यानी किंगडम था, जिसे उन्होंने दो भागों पादप जगत और जंतु जगत में विभाजित किया। प्रमुख तौर पर उन्होंने पादप जगत और जंतु जगत में विभाजित किया। लिनियस ने जंतु जगत में जीवों को वर्ग यानी कि क्लास, ऑर्डर और जीनस स्पीशीज में वर्गीकृत किया। इन श्रेणियों को समय के साथ जगत, फाइलम, वर्ग, गण यानी कि ऑर्डर, कुल, वंश, प्रजाति में संशोधित किया गया। तो प्रमुख तौर पर देखें, कैरोलस लिनियस का जो वर्गीकरण है उसमें जीवों को क्लास यानी सी से ध्यान रखना, सी, ऑर्डर यानी ओ, जीनस जी और स्पीशीज यानी एस में वर्गीकृत किया गया था। तो क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज। तो या इसके पहले फैमिली नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म वर क्लासिफाइड इनटू 8 किंगडम्स ऑफ 2 एम्पायर्ड बाई। सभी जीवों को 2 एम्पायर्स के 8 जगतों में किसने वर्गीकृत किया? तो इसका आंसर है कैवेलियर स्मिथ, यानी कैवेलियर स्मिथ। तो 8 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया? कैवेलियर स्मिथ के द्वारा 8 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया। कैवेलियर स्मिथ ने सभी जीवों को 2 एम्पायर्स के 8 जगतों में वर्गीकृत किया, जो निम्नलिखित हैं। तो पहला था यूबैक्टीरिया। क्या था? इन्होंने पहले यूबैक्टीरिया बनाया, फिर आर्कीबैक्टीरिया को रखा, फिर आर्कीजुआ को रखा, प्रोटोजुआ को रखा, क्रोमिस्टा को रखा, प्लांटी को रखा, कवक को रखा और एनिमिलिया को रखा। फिर से देख लेते हैं। यूबैक्टीरिया
आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीजोआ, देख लेना, आर्कीजोआ, यानी पहले बैक्टीरिया था, मोनेरा था, जो मोनेरा था उसको यूबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया में डिवाइड कर दिया था। प्रोटिस्टा था, जो प्रोटिस्टा था उसको आर्कीजोआ और प्रोटोजोआ में डिवाइड कर दिया। फिर क्रोमिस्टा, प्लांटी, कवक, एनिमेलिया, तो इतने पार्ट में डिवाइड कर दिया था। सॉरी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। When species name exactly repeats generic name, it is known as, जब प्रजाति नाम जातीय नाम को हूबहू दोहराते हैं तो इसे कहते हैं, तो इसे टाटोनिम्स कहते हैं। टाटोनिम, जब प्रजाति का नाम जातीय नाम के साथ हूबहू आए, जैसे रेटस रेटस, नाजा नाजा, तो इसे टाटोनिम्स कहते हैं। सिनोनिम कब कहते हैं? एक वैकल्पिक नाम जो टैक्सोनॉमी में उपयोग किया जाता है। एक वैकल्पिक नाम क्या कहते हैं? वैकल्पिक नाम, विकल्प के तौर पर ऑलरेडी किसी नाम को रख लेते हैं तो उसे सिनोनिम कहते हैं। नेक्स्ट है बेसियोनिम, एक प्रजाति का पहले का वैध नाम जिसका नाम बदल दिया गया है और जिससे नया नाम आंशिक रूप से लिया गया है। यानी बेसियोनिम क्या है? एक प्रजाति है, एक प्रजाति का पहले का वैध नाम जिसका नाम बदल दिया गया है। जो वैध नाम था, एक प्रजाति का वैध नाम जिसका नाम बदल दिया गया है और जिससे नया नाम आंशिक रूप से लिया गया है, तो उसे बेसियोनिम कहते हैं। नेक्स्ट है होमोनिम, उसके टाइप के आधार पर दो या दो से अधिक नाम, उसे होमोनिम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू वर्ड्स कंप्राइजिंग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आर, टू वर्ड्स कंप्राइजिंग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आर, तो द्विपद नाम वाले दो शब्द हैं। तो द्विपद नाम वाले दो शब्द हैं, जीनस और स्पीसीज, इसका आंसर हो जाएगा। द्विपदती स्वीडिश प्रकृतिवादी नेचुरलिस्ट कैरोलस लिनियस ने सन 1758 में अपनी किताब, इनकी एक पुस्तक थी जिसका कारण इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता यानी फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इस नामकरण पद्धति में किसी के नाम को किसी नाम दो शब्द वंश यानी कि जीनस और प्रजाति से मिलकर बना होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो आम का होता है मैंजीफेरा इंडिका, तो जो मैंजीफेरा है वो जीनस को दर्शाता है और वह जो इंडिका है वो स्पीसीज को दर्शाता है। जीनस का फर्स्ट लेटर जो होता है तो वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और वहीं स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। और ये लैटिन शब्द होते हैं, ये लैटिन भाषा के शब्द होते हैं और उनको लिखने के लिए इटैलिक यानी मैंगीफेरा इंडिका ऐसे तिरछा लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज डिस्कवर्ड बाय, सोचने वाली बात ही नहीं है, लिनियस। द्विनाम पद्धति नामकरण प्रभावी रूप से सन 1736 में संज्ञान में आया था। तो सबसे पहले कब आया था? 1736 में आया था। इसमें किसी वर्गीकृत प्रजाति के दो नाम जैविकी के अनुसार जैसे रखे जाते हैं, जैसे कि जीनस
और स्पीसीज। द्विनाम पद्धति का लेख यानी स्पीसीज प्लांटेरम 1753 में कैरोलस लिनियस द्वारा पहली बार प्रकाशित हुआ। तो ये द्विनाम पद्धति का जो लेख है, तो इनकी पुस्तक थी स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम पुस्तक इन्होंने 1753 में प्रकाशित की और इसी में पहली बार प्रकाशित किया गया। और द्विनाम पद्धति को प्रथम बार नामकरण के आधार पर कैस्पर बोहेन ने 1623 में संज्ञान में लिया। यानी द्विनाम पद्धति को प्रथम बार नामकरण के आधार पर कैस्पर बोहेन एक साइंटिस्ट है, इन्होंने कैरोलस लिनियस से बहुत पहले ही 1623 में संज्ञान में लाया था। उदाहरण के तौर पर देखें कि पैंथेरा टिग्रिस, इसमें पैंथेरा जाति को दर्शाता है और टिग्रिस प्रजाति को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, लिनियस पब्लिश्ड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फर्स्ट इन। तो लिनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की थी। इनकी जो द्विनाम पद्धति की जो नामकरण की विचारधारा थी, सबसे पहले किसमें प्रकाशित की? तो सबसे पहले इन्होंने स्पीसीज प्लांटेरम में प्रकाशित की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पीसीज प्लांटेरम। क्या हो जाएगा? स्पीसीज प्लांटेरम। इनकी कुछ पुस्तकें हैं, जैसे कि सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक थी, लिनियस के द्वारा लिखी गई और उन्होंने इस पुस्तक को 1735 में प्रकाशित किया था। कब प्रकाशित किया? 1735 में प्रकाशित किया था। तो ध्यान रखना, सिस्टेमा नेचुरी। तो इन्होंने नेचर की बात पहले की थी। सिस्टेमा नेचुरी यानी नेचर की बात इन्होंने पहले की थी। कब की थी? 1735 में। फिर आया है स्पीसीज प्लांटेरम। इनकी पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरम आ गई, जिसको लिनियस ने ही लिखा था और ये 1753 में प्रकाशित की गई। लेकिन जो सिस्टेमा नेचुरी थी वो 1735 में प्रकाशित की। उसके बाद में इनकी पुस्तक फिलोसफिया बोटेनिका आई। और यहाँ से द्विनाम पद्धति का जो चरण था वो अच्छी तरह से शुरुआत हो गया था, यानी संज्ञान में आने लगा था। जेनरा प्लांटेरम 1737 की है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1737 में किया गया। तो इसको क्रम के तौर पर याद कर सकते हो, जैसे सिस्टेमा नेचुरी। तो सिस्टेमा नेचुरी वो 1735 में प्रकाशित की गई थी। उसके बाद में जेनरा प्लांटेरम जो है वो भी इन्हीं की पुस्तक है, तो 1737 में प्रकाशित की गई थी। उसके बाद में फिलोसफिया बोटेनिका 1751 में प्रकाशित की गई थी। उसके बाद में आती है स्पीसीज प्लांटेरम 1753 में प्रकाशित की गई। अगला क्वेश्चन है, कंसर्न विद नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीवों के नामकरण पद्धति से संबंधित है। तो इनके नामकरण की पद्धति से संबंधित तो इसमें दिखाया गया है क्या है? ओनली बी। कौन है? स्टिकलैंड संबंधित है। स्टिकलैंड एक अंग्रेजी भूविज्ञानी यानी जियोलॉजिस्ट थे,
पक्षी विज्ञानी यानी ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, प्रकृतिवादी नेचुरलिस्ट थे और वर्गीकरण विज्ञानी यानी सिस्टेमेटिस्ट थे। कौन? स्टिकलैंड। उन्होंने जीव विज्ञान में जीवों के नामकरण के लिए नियमों की एक श्रृंखला का प्रस्ताव रखा, जिसे स्टिकलैंड कोड के रूप में जाना जाता है, जो नामकरण के लिए बाद के कोड का अग्रदूत था। तो इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो जा रहा है।